वेलकम यूनिफाइड जंगे में आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं UFC 299 की। दोस्त, मेरा मानना है कि ये कार्ड जो है ना उतना ही पावरफुल है जितना UFC 300। और टू बी ऑनेस्ट, अभी तक जितनी भी फाइट हुई हैं किसी भी फाइट ने डिसअपॉइंट नहीं किया है। अभी तक प्रीलिम्स खत्म हो चुके हैं और मेन इवेंट की एक फाइट हो चुकी है। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती जाएंगी मैं उनके बारे में आपको बताते जाऊँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में हमें जैसी उम्मीद थी, गेम रॉट ने RDA को हराया और जो मेसी बार्बर है वो भी जीत गई। फिलिप्स ने पेड्रो को हराया। और जब मेन इवेंट जो का प्रीलिम्स का जो मेन इवेंट था वो था आपका कर्टिस ब्लेड वर्सेस थॉमस अल्मेडा। सी, पहले राउंड में लोग कहते हैं कि पहले राउंड में अल्मेडा ने डोमिनेट किया कर्टिस ब्लेड को। ओके, अब मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए कि कोई एक आदमी दूसरे आदमी को टेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है और टेक डाउन नहीं कर पा रहा है। कौन जीता? एक्चुअली जजेस के हिसाब से तो थॉमस अल्मेडा, बट मेरे हिसाब से मेरे खैर, आप मेरे को मतलब लॉजिक सिंपल समझाइए ना। मैं आपको टेक डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ बट आप उसको डिफेंड कर ले रहे हैं। आप ग्राउंड पे नहीं जा रहे हैं, तो कौन जीता? और ये जजेस को क्या क्लियर करना नहीं पड़ेगा एक ना एक दिन कि क्या सिर्फ टेक डाउन के पॉइंट मिलते हैं या फिर डैमेज के पॉइंट मिलते हैं? क्योंकि टेक डाउन के तो पॉइंट कहीं भी नहीं है। मैं क्रूल जो क्राइटेरिया है उसका 50 बार पढ़ चुका हूँ। यार मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन आ रही है ना, क्या बताऊं मैं। हर फाइट में सिर्फ टेक डाउन के पॉइंट मिल रहे हैं लोगों को। टेक डाउन के बाद कोई भी डैमेज नहीं हो रहा है। खैर यहाँ तो टेक डाउन भी नहीं हो पाया सही से, बट फिर भी जैसे तैसे जल्डन अल्मेडा ने फर्स्ट राउंड जो है जीता। दूसरे राउंड में TKO किया कर्टिस ब्लेड ने। जब जल्डन अल्मेडा ने एक बार और फिर से टेक डाउन करने की कोशिश कर रहा था तो हैमर फिट से TKO किया। इससे पता चलता है कि जल्डन अल्मेडा की चेन इतनी अच्छी नहीं है दोस्त। मैं थॉमस अल्मेडा बोल रहा था ना, सॉरी, जेल्टन अल्मेडा। एनीवेज, देखिए, TKO किया और उससे पता चला कि दोनों के लेवल में थोड़ा फर्क है। मैंने पिछली बार आपको कहा था तो एक आदमी ने बहुत अच्छा सा जवाब दिया था और आई एम वेरी अप्रिशिएट आई रियली अप्रिशिएट द आंसर। प्रॉब्लम यह है कि साला मेरे सामने ना वो फाइट चल रही है इसलिए मेरा ध्यान उधर उधर जा रहा है बार बार। एनीवेज, मैं उसको थोड़ा क्लोज कर देता हूँ ताकि मैं आपसे इज्जत से बात कर सकूँ ना। देखिए, जब मैंने पिछली बार कहा कि जब एक अच्छे रेसलर की फाइट होती है एक अच्छे जुजित्सु आर्टिस्ट से तो रेसलर हमेशा जीतता है। मुझे हमेशा वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है? ओके, पर मेरा लॉजिक जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कोई बिना उसके नहीं है। दोनों ही आदमी जब जब रेसलर टेक डाउन करता है ना तो वो आपको एक्चुअली ग्राउंड एंड बाउंड से फिनिश करने की कोशिश करता है। यानी कि वो टेक डाउन करने के बाद तुरंत ही आपके फिनिश करने की निपटाने की कोशिश करने लगता है, जैसे कि आपके कर्टिस ब्लेड ने की। बट जब जुजित्सु आर्टिस्ट टेक डाउन करता है ना तो वो आपको पहले वो पूरा क्रॉस करेगा, फिर आपके बैक में जाएगा, गार्ड पास करेगा, बैक में जाएगा और फिर आपको सबमिट करने की कोशिश करेगा। यानी कि जो प्रोसीजर है थोड़ा लंबा है और टू बी ऑनेस्ट एक्चुअली रेसलर से ज़्यादा स्किल चाहिए होती है उसके लिए, है ना? यानी कि ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन है ना कि जब एक रेसलर और एक जो जिस आर्टिस्ट मिलते हैं तो रेसलर जीतता है मोस्ट ऑफ द टाइम बोलना चाहिए था मैंने हमेशा बोल दिया। आई एम सॉरी फॉर दैट। और एक्चुअली ना कमेंट सेक्शन में आप जाके देखिए, सामने वाले ने 3-4 एग्जाम्पल भी दिए और बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। यू आर राइट अबाउट इट। बट सेम एग्जाम्पल रेसलिंग के पक्ष में भी दिया जा सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई जब मैंने बोल दिया हमेशा। आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, अब मेन कार्ड की तरफ चलते हैं। मेन कार्ड में जो पहली फाइट है वो पहली फाइट थी वो थी पीटर यान वर्सेस सॉन्ग यडोंग। पहले राउंड में मुझे एक चीज़ साफ नज़र आ रही थी कि पीटर यान कभी भी ओपन नहीं हो पा रहा है, मतलब अपने आप लोग फ्री तरीके से स्ट्राइकिंग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे हमेशा हमेशा शायद इसी बात का डर लगा रह रहा है कि उसको अभी टेक डाउन करेगा कि तब टेक डाउन करेगा कोई भी। और उस वजह से छोटी मोटी बॉल भी हल्का सा झुक भी रहा है ना सॉन्ग यडोंग, तो पीटर यान उसको बहुत गंदा रिएक्शन दे, मतलब बहुत बुरा रिएक्शन दे रहा है, ओवर रिएक्ट कर रहा है उस पर।
तो इसका फ़ायदा उठाते हुए पहली फाइट में ना क्लियर एज जो है वो सॉन्ग एडोंग के पास थी। सॉन्ग एडोंग ने वैसे टेकडाउन अटेम्प्ट की भी कोशिश की 2 बार, बट दोनों बार जो है पेड्रो यान खड़ा हो गया, तो मैं उनको मानता नहीं। बट फिर भी पहला राउंड सॉन्ग एडोंग का ही राउंड था, और मैंने ये बात पहले भी की है, राइट, और फिर से करता हूँ। मेरे को लगता है कि पहला राउंड ऐसा लगता है कि आप मान के चलो कि पेड्रो यान हारेगा ही हारेगा। मैंने नहीं देखी है, मैंने इतने सालों से मैं देख रहा हूँ पेड्रो यान को। मैंने कई फाइट देखी है, जिस कई फाइट क्या सारी फाइट आप देखिए जिसने जीता है, वो पहला राउंड आप देखें कौन जीता है ना। जब सेकंड राउंड में हम बात आते हैं ना, तो शुरू के 30-35 मिनट सेकंड जो है वो सॉन्ग जो है कंट्रोल कर रहा है फाइट को, बट दैट्स इट। यान वहां से कम बैक करता, और यान जो है धीरे धीरे उसका जो टेक डाउन का जो पहली राउंड में जो डर था ना वो थोड़ा कम हो गया था। अभी डर और भी कम होता, जैसे जैसे टेक डाउन का डर उसका कम हो रहा था वो बेहतर स्ट्राइक कर रहा था। फिर 1-2 बार और ट्राई टेक डाउन अटेम्प्ट किया आपके सॉन्ग डोंग ने, और दोनों बार फेल किया पेड्रो यान ने, और उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ता गया। और तो और उसने नई चीज़ें, मतलब नई चीज़ तो नहीं कहेंगे, जब भी टेक डाउन के लिए अटेम्प्ट कर रहा था तो पेड्रो यान हल्का सा 3 इंच झुक के अपर कट मार रहा था, और दैट वॉज कनेक्टिंग एंड दैट रियली मेड द डिफरेंस। धीरे धीरे जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ रही थी, पेड्रो यान वॉज गेटिंग बेटर एंड बेटर और बेटर। और फिर राउंड जब खत्म होने वाला था उससे कुछ देर पहले जो है टेक डाउन भी किया पेड्रो यान ने, और ग्राउंड में अच्छा खासा डैमेज किया। क्लियर राउंड बाय पेड्रो यान, स्कोर हो गया 19-19। पहले राउंड के बाद 10-9, दूसरे राउंड के बाद 19-19, यानी कि तीसरा राउंड जो भी जीतने वाला था वही फाइट जीतने वाला था, ठीक है ना। टू बी ऑनेस्ट, जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ते आ रही थी ना, पेड्रो यान शानदार दिख रहा था दोस्त। साफ साफ समझ में आ रहा था कि स्ट्राइकिंग में ना लेवल है, और पेड्रो यान एक्चुअली 2 लेवल ऊपर है सॉन्ग एडोंग से। मैं सॉन्ग एडोंग के बारे में भी बात करूंगा, बट पहले पेड्रो की बात कर लेते, ठीक है ना। पेड्रो यान ने जो है पूरी फाइट जो है स्ट्राइकिंग से कंट्रोल की। काफ़ी सारा डैमेज दिखाई दे रहा था सॉन्ग एडोंग के चेहरे पे, और फिर टेक डाउन भी किया और वहाँ भी डैमेज करने की कोशिश की, ज़्यादा कर नहीं पाया पेड्रो यान। पर ये राउंड भी पेड्रो यान का रहा, तो मेरा स्कोर था 28-29 यान की, और जजेस का भी ये स्कोर था 29-28, 29-28, 29-28 यान, राइट। तो यान ने ये जीता और विन कॉलम में वापस आ गया। मेरा मानना है कि वो ना पीटीएसडी होता है ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कि अगर आप किसी फाइट आइट से आते हैं ना, और ट्रॉमा होता है आपको, फाइट से, एक्सीडेंट से, किसी भी तरह का ट्रॉमा होता है, तो वो आपकी फाइट ज़िंदगी में ना कम परमानेंटली आपकी ज़िंदगी में बस जाता है और आपको इफेक्ट करता है। मेरे को लगता है कि मेराब की फ़ाइट के बाद पेड्रो यान की ज़िंदगी में ना, मेराब और उससे पहले अरजमल स्टर्लिंग के साथ 2 फाइट के बाद ना परमानेंट टेक डाउन का डर बैठ गया है। उसकी वजह से उसकी वो जो स्ट्राइकिंग है ना वो इफेक्ट हो रही है, बट फिर भी पेड्रो यान का बहुत अच्छा प्रदर्शन था। और सॉन्ग एडोंग के बारे में कहूँगा, टू बी ऑनेस्ट आई एम इम्प्रेस्ड बाय सॉन्ग एडोंग, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था कि मैं क्या एनालिसिस करूँ इसका, मेरे को लगता है कि सॉन्ग एडोंग से हर जगह पे बेहतर है पेड्रो यान, तो मैं क्यों एनालिसिस करूँ इस चीज़ का, और मैं सही था। बट यार आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय सॉन्ग एडोंग। सॉन्ग एडोंग हैज़ अ फ्यूचर, है ना। अभी जवानी है, टाइम आएगा सॉन्ग एडोंग का भी। फिलहाल पेड्रो यान था। अगली फाइट की तरफ पढ़ते हैं। सेकेंड फाइट थी जैक डेला मेडलिना वर्सेस गिलबर्ट बर्न्स की। ये फाइट का एंड जो था, एंड की बात एंड में करेंगे, शुरुआत की बात शुरू में करते हैं, ठीक है। जैसी फाइट चालू हुई, टेक डाउन अटैम्प्ट जो है गिलबर्ट बर्न्स ने किया, और जैक एक्चुअली तुरंत ही वो ना टेक डाउन अटैम्प्ट से ना सिर्फ बच गया बल्कि तुरंत ही खड़ा हो गया और स्ट्राइकिंग करने लगा, है ना। जैक की स्ट्राइकिंग साफ साफ समझ में आ रही थी कि गिलबर्ट बर्न्स से थोड़ी बेहतर है, पर थोड़ी ही बेहतर है। पर जो जैक डेला मेडल, जो गिलबर्ट के शॉट थे वो ज़्यादा डैमेजिंग दिखाई दे रहे थे, है ना। मेरे ख्याल से ये राउंड जो है लगभग जैक डेला मेडल ने जीत रहा था, पर लास्ट के 30 सेकंड में फिर से एक बार टेक डाउन किया और ग्राउंड एंड पाउंड किया गिलबर्ट बर्न्स ने। तो ये जो टेक डाउन है, सिर्फ टेक डाउन नहीं, टेक डाउन और ग्राउंड एंड पाउंड की वजह से, और जो 2-4 डैमेजिंग स्ट्राइक्स थी उसकी वजह से मैंने ये राउंड जो है गिलबर्ट को दिया। बट अगर ये कोई राउंड जैक डेला मेडलिना को भी देता है ना, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहुत क्लोज राउंड था, मैंने 10-9 जैक को गिलबर्ट को दिया। दूसरा राउंड जो है, पहले जैसी फाइट चालू हुई फिर से एक बार टेक डाउन अटैम्प्ट किया गिलबर्ट बर्न्स ने, और एक्चुअली टेक डाउन तो नहीं कर पाया, बट जैक जो है ना सिर्फ बाहर आ गया बल्कि काफ़ी अच्छी स्ट्राइकिंग कर रहा था जैक डेला मेडलिना।
बट एक बात साफ साफ समझ में आ रही थी कि जैक डेला मेडलिना के जो शॉट्स थे वो इतने ज़्यादा डैमेजिंग नहीं थे जितने गिलबर्ट के थे। गिलबर्ट ने एक एल्बो मारी जो काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग नज़र आ रही थी, उसके बाद गिलबर्ट ने उसको टेक डाउन किया, ये ऑलमोस्ट गॉट हिज बैक, बट इतना टाइम बचा नहीं था राउंड में कि गिलबर्ट उसको सबमिट कर पाता। तो राउंड तो ख़त्म हो गया, बट ये क्लियर गिलबर्ट राउंड था। तीसरे राउंड की शुरुआत जैक डेला मेडलिना ने बहुत अच्छे तरीके से की। जैक डेला मेडलिना की स्ट्राइक इस बार पहले और दूसरे राउंड की तरह एक्चुअली टारगेट और टच कर रही थी, बट तीसरे राउंड में एक्चुअल में डैमेजिंग भी थी, यानी कि उन स्ट्राइक के पीछे पावर भी था। यानी कि आप सुन रहे क्या किया इस लड़के ने, जैक डेला मेडलिना ने अपने आप को 3 राउंड में पेस किया, यानी कि वो पहले और दूसरे राउंड में भी डैमेजिंग स्ट्राइक मार सकता था, बट वो अपने आप को ज़्यादा ओपन अप कर देता उन चक्कर में, ज़्यादा लोड अप करता तो थकता। इसीलिए पहले दूसरे राउंड में जो इसकी स्ट्राइक्स थी उसमें इतना पावर नहीं था उनके बिहाइंड में, पर तीसरे राउंड में था, क्योंकि ये राउंड आखिरी था। अगर लोड भी करेंगे और फाइट करेंगे तो भी अगर गैस आउट होते भी हैं तो ये आखिरी राउंड में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि स्मार्ट चीज़ किया। खैर गिलबर्ट बर्न्स ने उसको टेक डाउन किया और ऐसा लग रहा था कि ये फाइट जो है वो टेक डाउन में ही खत्म हो जाएगी और वहीं पे रहेंगे, बट जैसे तैसे जैक डेला मेडलिना जो है उठा, और जब गिलबर्ट बर्न्स उठ रहा था तब जैक डेला मेडलिना ने उसको नी मारी जो खतरनाक तरीके से कनेक्ट की। उसके बाद ग्राउंड एंड पाउंड किया जैक डेला मेडलिना ने, एंड दैट्स इट। पीके किया गिलबर्ट बर्न्स को, जजेस की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई डोंट नो कि यार गिलबर्ट बर्न्स का फ्यूचर क्या होगा, बट आई स्टिल थिंक ही हैज़ गॉट इट, बट जैक डेला मेडलिना इज गुड। अब मेरे ख्याल से जब ट्यूसडे को रैंकिंग आएगी तो जैक डेला मेडलिना जो है वो टॉप 5 फाइटर हो जाएगा और गिलबर्ट बर्न्स टॉप 5 से बाहर चले जाएगा। गिलबर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट जूजित्सु कोच करेंटली इन अमेरिका, और गिलबर्ट बर्न्स ना बहुत करीब आया एक्चुअली चैंपियन बनने के। आई डोंट नो यार उसका फ्यूचर क्या है, बट जैक डेला मेडलिना का फ्यूचर भी अच्छा है। उसने जो दिखाया ना तीनों बार, कम से कम 3 बार ऐसी जगह पे जैक डेला मेडलिना गॉट अप हुआ जहां मुझे लग नहीं रहा था कि ही विल बी एबल टू गेट अप, बट ही वॉज। So that was a very impressive performance by जैक डेला मेडलिना। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइट की तरफ। नेक्स्ट फाइट जो थी वो थी केविन हॉलैंड वर्सेस MVP माइकल वैनम पेज की। इस फाइट के बारे में मैं क्या कहूँ यार, स्ट्राइकिंग में डिफरेंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा था। ऐसा नहीं है कि वनरेबिलिटीज़ नहीं है माइकल वैनम पेज में, ऐसा नहीं है कि माइकल वैनम पेज पहले नॉकआउट नहीं हुआ है, पैराटोर में हुआ है। ऐसा नहीं है कि माइकल वैनम पेज को नहीं हराया जा सकता है, बट केविन हॉलैंड उसके लिए सही फाइटर नहीं था। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब ये फाइट केविन हॉलैंड को प्रपोज की गई होगी तो यही सोच के प्रपोज की गई होगी कि केविन हॉलैंड जो है ज़्यादा रेसलिंग नहीं करेगा, डायरेक्ट टेक डाउन नहीं कर पाएगा, इसलिए माइकल वैनम पेज जो है उसका स्टार अपन तुरंत रातों रात बना देंगे। बट वो लोग जो MMA को कवर करते हैं उनके लिए माइकल वैनम पेज पहले से ही स्टार है। पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, जहाँ तक स्ट्राइकिंग की बात है तो स्ट्राइकिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस था। तीनों राउंड में केविन हॉलैंड कहीं भी नहीं लग रहा था, तो मैं क्या बोलूँ तीनों राउंड के बारे में। हाँ, दूसरे राउंड में ऐसा लग रहा था कि देयर इज़ अ वेरी गुड चांस दैट ही कैन फिनिश माइकल वैनम पेज ऑन ग्राउंड, बट ऑन ग्राउंड नॉट ऑन स्ट्राइकिंग। तो मैं इस बारे में ना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 राउंड में क्या करूँ, तीनों राउंड लगभग एक जैसे हैं। अगर 1.5 मिनट का 2 मिनट के आसपास का समय छोड़ दिया जाए जब केविन हॉलैंड एक्चुअली ग्राउंड पे था और अच्छा खासा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था, माइकल वैनम पेज की विन है। दोस्त, क्या भविष्य माइकल वैनम पेज है? पहली बात केविन हॉलैंड की बात कर लेते हैं। टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक दैट केविन हॉलैंड का अगर माइंड एक जगह पे रुक जाए ना तो ही कैन रियली बी अ टाइटल कंटेंट। आई रियली थिंक सो। आई नो आप बोलेंगे कि साला फाइट हारा और उसकी तारीफ कर रहा है, पर ये मैचअप ही गलत था यार। उस मैचअप में उसके टिकने के कोई
ऐसा टिकने के कोई मतलब चांस थे ही नहीं। जो आपने देखा ना फाइट में, वो हर बार होता, क्योंकि देर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। जहाँ तक एमबीपी की बात है, मेरे को नहीं लगता कि एमबीपी कभी भी टाइटल शॉट तक पहुंच पाएगा यूएफसी में, क्योंकि बीच में बड़े रेसलर आएंगे। ऐसा नहीं है कि रेसलिंग नहीं कर सकता है एमबीपी, या फिर टेक डाउन से ऊपर वापस ऊपर नहीं आ सकता। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, ना सिर्फ वो अच्छा टेक डाउन डिफेंस कर सकता है, बाकी अगर ग्राउंड पे ले जाओगे तो वो वापस से खड़ा भी हो जाएगा, जैसे कि वो हुआ इस फाइट में। बट देर आर लेवल्स टू एवरीथिंग, जस्ट लाइक माइकल वेनम पेज केविन हॉलैंड से 2-3 लेवल ऊपर है स्ट्राइकिंग में, वैसे ही कई और स्ट्राइकर हैं, कई और रेसलर हैं जो 2-3 लेवल ऊपर है केविन हॉलैंड से रेसलिंग में। तो मैं एमबीपी को नहीं देखता टाइटल शॉट पर फाइट करते हुए, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है जो पिछले 5 साल से है, मैं फाइट देखना चाहता हूँ एमबीपी वर्सेस बॉन्डर वाई थॉमसन की। दोस्त, ये फाइट देखनी है, बस दिखा दो। भले पेपर व्यू मेन इवेंट भी करोगे ना और मेरे पास नहीं होगा तो मैं पैसे उधार लेके देखूंगा। ठीक है, अगले फाइट की तरफ चलते। नेक्स्ट फाइट थी डस्टिन पोरिये वर्सेस बेनोआ सैंडनी। बेनोआ सैंडनी फेवरेट था, डस्टिन पोरिये अंडरडॉग था इस फाइट में। जैसे ही पहला राउंड चालू हुआ तो दो चीज़ें बिल्कुल साफ साफ नज़र में आ रही थी। पहली बात ये कि डस्टिन पोरिये पे प्रेशर डालेगा बेनोआ सैंडनी, पर दूसरी बात जो नज़र आ रही थी, डस्टिन एक्चुअली स्ट्राइकिंग में मच बेटर था बेनोआ सैंडनी से, पहले राउंड से ही नज़र आ रहा था। ठीक है ना। टेक डाउन अटैम्प्ट किया बेनोआ सैंडनी ने, डस्टिन जैसे तैसे पहली बार तो खड़ा गया, दूसरी बार भी बेनोआ सैंडनी ने टेक डाउन किया और इस बार उसकी बैक मिल गई। बट ऐसा है कि वो उसको सबमिट नहीं कर पाया क्योंकि डस्टिन पोरिये का डिफेंस जो है अच्छा था। और ये ऐसा लग रहा था कि डस्टिन पोरिये जो है थोड़ा सा साइज डिफरेंस की वजह से, शायद पावर डिफरेंस की वजह से डस्टिन पोरिये में पावर थोड़ा कम नजर आ रहा था। और पहला राउंड जो है क्लियरली बेनोआ सैंडनी का राउंड था। दूसरा राउंड बहुत इंटरेस्टिंग राउंड था। जैसे ही फाइट चालू हुई, अपर कट से एक्चुअली अच्छा खासा अपर कट है, उस डैमेजिंग अपर कट था, उसकी वजह से बेनोआ सैंडनी थोड़ा वॉबल हुआ। उसके बाद डस्टिन पोरिये को स्ट्राइकिंग के लिए और जाना चाहिए था, पर वो गिलोटिन में फंस गया, गिलोटिन अटेम्प्ट करने लगा, जो कि उसके कोच ने मना किया था। ये इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊंगा आपको, जो कि उसके कोच ने मना किया था दोनों राउंड के बीच में जब कॉर्नर में गया था। बट इस वजह से, इस गलती की वजह से डस्टिन पोरिये क्या हुआ कि जब गिलोटिन अटेम्प्ट किया और जब जैसे ही वो छूटा पसीने की वजह से, तो डस्टिन पोरिये डाउन हो गया और बेनोआ सैंडनी अप हो गया, मतलब टॉप पोजीशन में आ गया। और वहाँ से बेनोआ सैंडनी ने कुछ डैमेज करने की कोशिश की और किया भी, पर डस्टिन पोरिये जैसे तैसे खड़ा हो गया। और जब जैसी स्ट्राइकिंग बैटल होती तो साफ साफ नज़र आ रहा था कि एक्चुअली पावर बेनोआ सैंडनी के पास ज़्यादा है, बट डस्टिन पोरिये स्ट्राइकिंग बहुत स्लिक है। और इतनी स्लिक है कि डस्टिन पोरिये ने नॉकआउट किया बेनोआ सैंडनी को। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा जो मैंने पहले कहा था, मैंने आपसे कहा था कि आखिर क्यों है, ऐसा क्यों है कि आपको लगता है कि बेनोआ सैंडनी डस्टिन पोरिये को हरा देगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसमें बेनोआ सैंडनी डस्टिन पोरिये से बेहतर है ना। सिर्फ एकलौती बात जो बेनोआ सैंडनी के पास आ रही थी वो थी उम्र, कि वो जवान है, तेज है। और मेरे ख्याल से बेनोआ सैंडनी के पास पावर भी थोड़ा ज़्यादा था और उसका साइज भी थोड़ा ज़्यादा था, तो दैट इफेक्टेड द फाइट। और डस्टिन पोरिये है दोस्त, जब तक है ना, वो है ना कहानी, कहावत है ना कि जाट मरा तब मानिए जब 13वीं होए। डस्टिन पोरिये भी फाइट कर रहा हो, जब तक फाइट कर रहा ना, गिव हिम रिस्पेक्ट। मैंने आपसे उस समय भी कहा था कि मीडिया बहुत खतरनाक तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल है डस्टिन पोरिये के प्रति, एनालिस्ट डिसरिस्पेक्टफुल है। सिर्फ एक सट्टा कंपनी ने बोल दिया, एक नहीं सारी सट्टा कंपनी ने बोल दिया कि डस्टिन पोरिये अंडरडॉग है, तो आपने मान लिया कि अंडरडॉग है। अपना दिमाग लगाने का, दिखावे पे नहीं जाने का। हम मेन इवेंट की बात करें उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, कर्टिस ब्लेड और जेल्टन अल्मेडा वाली फाइट में मैंने कहा था कि कर्टिस ब्लेड जीतेगा, जीत गया। पियोटर यान वर्सेस सॉन्ग एडोंग में कहा था मैंने कि कोई कंपटीशन नहीं है सॉन्ग एडोंग का पियोटर यान के लिए, पियोटर यान जीत गया। गिलबर्ट बर्न्स वाली फाइट में मैंने कहा था कि गिलबर्ट बर्न्स जीतेगा, हार गया। 3 में से 2 फाइट सही। केविन हॉलैंड माइकल वैनम पेज वाली फाइट में मैंने कहा था कि माइकल वैनम पेज के सामने केविन हॉलैंड कहीं भी नहीं है, माइकल वैनम पेज जीत गया। डस्टिन वाली फाइट में मैंने कहा था कि डस्टिन पोरिये जीतेगा, जीत गया। 1 2 3 4
5। अभी तक जितनी 5 फाइट हुई हैं, 5 में से 4 फाइटों में मैं सही था। इसे कि हमने कहने का मतलब ये थोड़ी मैं सही था तो क्या मैं तोप की नाल हो गया? क्योंकि मैंने देखे हैं कमेंट में, अगर मैं गलत होता हूँ तो बोलते हैं आप गलत थे, और जब सही होता हूँ तो कोई नहीं बोलता कि सही थे। बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रिडिक्शन प्योर बकवास बात है। मैं हमेशा, अगर मेरा चैनल आप शुरू से देख रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 2 फाइटर फाइट करते हैं, 2 कागज फाइट नहीं करते हैं। आप पुराना रिकॉर्ड देख के ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि सामने वो कौन जीतने वाला है, कौन नहीं जीतने वाला है। इसलिए अपने को अपना दिमाग लगाना चाहिए। तो मैं प्रिडिक्शन करते समय रिस्क लेता हूँ। रिस्क कैसे? सिंपल है। जेल्टन अल्मेडा वाली फाइट में अंडरडॉग कौन था? कर्टिस ब्लेड, पर फिर भी मैंने रिस्क लिया और बोला कि कर्टिस ब्लेड जीतेगा, ठीक है ना। अब मेन कार्ड में आए आप तो पेड्रियान सांगेडोंग में पेड्रियान एक्चुअली फेवरेट था, तो ठीक है। गिलबर्ट वाली फाइट में गिलबर्ट अंडरडॉग था, फिर भी मैंने बोला गिलबर्ट जीतेगा। केविन हॉलर माइकल वैनम पेज वाली फाइट में पता नहीं क्यों बहुत देर के लिए माइकल वैनम पेज अंडरडॉग था, पर फिर मैंने रिस्क लेके बोला। डस्टिन पोरिये वाली फाइट में आप सभी को पता है कि डस्टिन पोरिये अंडरडॉग था, फिर भी मैंने रिस्क लेके बोला। अगर मेरे को ज़्यादा सही होना होगा ना तो सिंपल है, जो भी फेवरेट है उसको जीतना चाहिए फाइट, उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। मैं ये सब बकवास क्यों कर रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब भी फाइट एनालिसिस देखें ना, फाइट एनालिसिस और प्रेडिक्शन वाला वीडियो देखें, तो प्रेडिक्शन को भूल जाएं। एनालिसिस ही इंपॉर्टेंट है। मेरी जॉब एज अ एनालिस्ट आपको अधिक से अधिक जानकारी देनी है ताकि आप जब फाइट देखें तो उसको इंजॉय कर पाए। दैट्स ऑल। प्रेडिक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं ऐसा तब बोल रहा हूँ जब पिछली 5 में से 4 फाइटों में सही था, ठीक है। कम से कम अब तो मानो। चले हम मेन इवेंट की तरफ चलते हैं। मेन इवेंट अभी एक्चुअली मैंने देखा नहीं है, अभी आएगा। मैं ये वीडियो जो है हर फाइट के बाद रिकॉर्ड करते जाता हूँ। मेन इवेंट चीतो वेरा वर्सेस शॉन ओमैली। पहला राउंड जो था एक्चुअली थोड़ा लिमिटेड राउंड था, कम एक्शन था, पर फिर भी एज किया शॉन ओमैली ने। फिर राउंड 2 और 3 की कहानी जो है बहुत सिंपल सी कहानी है। 2 और 3 डोमिनेंट शॉन ओमैली राउंड थे। मैंने आपको दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात, इस राउंड 4 जो है वो एक्चुअली सबसे बेस्ट राउंड था चीतो वेरा का, पर फिर भी मेरा मानना है कि चीतो वेरा का बेस्ट परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी वो राउंड भी मैं शॉन ओमैली को दिया। और 5वां राउंड भी आखिरी के 15 सेकंड छोड़ दिया जाए तो कंप्लीट शॉन ओमैली राउंड था। यानी शॉन ओमैली शुड विन बाय 50-45। अभी जजेस ने नहीं बताया, बट मेरे हिसाब से 50-45 ही होना चाहिए। 2-3 बातें। पहली बात, शॉन ओमैली की कुछ चैंट्स आ रही थी और चीतों की बहुत सारी चैंट्स आ रही थी और फाइट हो रही है अमेरिका में। इससे क्या मतलब है इसका सिंपल सा मतलब है कि शॉन उतना बड़ा स्टार नहीं है जितना बड़ा यूएफसी उसको बताता है। बट मैंने पहले भी कहा था कि शॉन कॉनर मैकग्रेगर जैसा स्टार नहीं है, उसका आधा भी नहीं है, उसका क्वार्टर भी नहीं है। बट टू बी ऑनेस्ट, शॉन बेटर फाइटर है कॉनर मैकग्रेगर से। वहीं चीतो के बारे में यह है कि चीतो इज टू टफ फॉर हिज ओन गुड। कोई और होता तो शायद पहले गिव अप कर देता, पर चीतो ने नहीं किया। पर एक बात जो मेरे को समझ में नहीं आई, एक भी टेक डाउन अटेम्प्ट नहीं किया चीतो ने। मुझे तो लगता था कि चीतो के जीतने का रास्ता, इकलौता जीतने का जो रास्ता है वो ग्राउंड से होके जाता है। स्ट्राइकिंग में तो मुझे पता था कि चीतो शॉन ओमैली के सामने बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बट एक भी टेक डाउन अटेम्प्ट नहीं। प्योर स्ट्राइकिंग बैटल। मेरे ख्याल से नेक्स्ट मराब देवीश्वरी होगा और दैट विल बी द रियल टेस्ट ऑफ शॉन ओमैली, बिकॉज मराब इज अ डिफरेंट बीस्ट। एज फार एज चीतो इज कंसर्न, यार वो हार्ट ब्रोकन होगा क्योंकि उसका जो सपना था वो टूट गया और अब मेरे को नहीं लगता कि दोबारा कभी चांस मिलेगा चीतो का। बट कैन आई से, ज़्यादा शॉन ओमैली की बात है। शॉन ओमैली की जो बातें हैं उसको अटेंशन ग्रैब करने के लिए ना दुनिया भर की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बाल कलर कर ले, दुनिया भर के टैटू, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट, इट्स कॉमन। बट जो कपड़े पहन के आया था उस दिन, उससे लग रहा था कि ही इज़ ट्राइंग एक्स्ट्रा टू ग्रैब योर अटेंशन एंड ही डजेंट हैव टू डू दैट। उसको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इतना अच्छा फाइटर है कि ही विल ऑलवेज गेट योर अटेंशन, राइट। यहाँ पे फैन फॉलोइंग उन फाइटर्स की भी है जो ज़बरदस्ती अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश नहीं करता है, सिर्फ फाइट करता है। और शॉन ओमैली में वो गुण है
ही कैन गेट द अटेंशन जस्ट बाय फाइटिंग। तो ये था UFC 299 का रिव्यू। ओके, तो ये सब UFC 299। अभी अभी मैंने इंटरव्यू देखा, इंटरव्यू में शॉन ओमेली का कहना है ही वांट्स इलिया टोपुरिया। शॉन ओमेली को इलिया टोपुरिया नहीं मिल रहा है, इलिया टोपुरिया को इस्लाम मकाचेव नहीं मिल रहा है। दोस्त ये बकर है, तो पे ध्यान ना लगाओ, अपना दिखावे पे ना जाओ, अपना दिमाग लगाओ। शॉन ओमेली का नेक्स्ट फाइट जो होगी वो मराबदेविशविली से होगी, और जब होगी तो हम उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपना को ख्याल रखिए। तेरी फाइट जंगी लड़ेंगे, जीतेंगे।